यार ये 8 हो गए, 8 को वही डबल ई डबल सी डबल एफ एस डी इस करके याद कर लीजिएगा। और इसको और यहाँ पे ये एक स्टूडेंट का सवाल है कि सर ये फिजिकल इनएडुकेसी है, इसको हम कैसे कर सकते हैं? यार जितने ज़्यादा लोगों को टैक्सेशन के अंदर ले आएंगे उतना टैक्स बढ़ जाएगा। और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी जो है उसकी तरफ आए। और जैसे आप लोग जाएंगे एफबीआर में, एफबीआर के पास मैन पावर कम है, शार्ट है। और फिर ऐसी मैन पावर जो कि लिटरेट है कंप्यूटर, और टैक्सेशन वो बहुत कम है। जो हमारे बुजुर्ग थे, बुजुर्गों को घर से नहीं निकाला जाता क्योंकि बुजुर्ग जो है वो भी नेमत होती हैं, रहमत होते हैं। तो जो लेकिन ये है कि एफबीआर के जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे पुराने एम्प्लॉइज़ हैं, वो एम्प्लॉइज़ जो है उन्होंने अपने आप को डेवलप नहीं किया। उन्होंने अपने आप को जो लेटेस्ट नीड्स ऑफ द मार्केट है उसके मुताबिक उन्होंने कंप्यूटर लिटरेट नहीं किया। उन्होंने अपने टैक्स के नॉलेज को इन्हेंस नहीं किया। तो वो इसलिए वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। तो लेकिन वो एम्प्लॉइज़ तो हैं। तो एक वो सिर्फ डील करना जानते हैं कि अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है। वो टैक्सेशन का नहीं पता, अगर पता भी है तो वो खुद उस पर चीज़ें नहीं कर सकते। तो जितने फोर्स आएगी वो बेहतरी लेके आएगी, डॉक्यूमेंटेशन होगी। टैक्स रेट ऐसा करें कि आप टैक्स रेट को कम करके देख लें और देखें कि हो सकता है लोग और इसके अंदर आ जाएं, ठीक है। और हो सकता है कि आप इस तरह करके देखें कि जो एग्जाम्पशन लगी हुई हैं जैसे एग्रीकल्चर सेक्शन 41 से लेकर सेक्शन 55 तक, और ये बनेगा जो थी ना कि एग्जाम्पशन को रिमूव करो। चीज़ों को ना याद रखने के लिए कोई ना कोई लॉजिक बनाने की कोशिश किया करो। जैसे मैंने याद किया हुआ है चैप्टर जितने भी हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर, सेक्शन जितने भी हैं, फिर आगे उनके पार्ट्स हैं। लाइक चैप्टर 3 है, उसका मैंने कहा चैप्टर 3 का पार्ट 1 जो है वो 9 से लेके 11 तक है, आपको पता है। वो इस वजह से है क्योंकि उसमें टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम और हेड्स ऑफ इनकम, आगे 5 हेड्स हैं तो हर एक का अलग अलग पार्ट है। तो 41 तक पार्ट 6 पूरे हो जाते हैं। पार्ट 7वां जो है ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के चैप्टर 3 का, वो 41 से स्टार्ट होता है और फिर वो 55 तक आ जाता है। और फिर पार्ट 8वां स्टार्ट होता है लॉसेस का और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का, वो 56 से लेकर 59 तक आ जाता है। और फिर डिडक्टेबल अलाउंसेस का जो है अगला पार्ट है, और वो सिर्फ 60 को डील करता है, और टैक्स क्रेडिट का 61 से लेकर 65 तक। तो जो भी करना है ना, बिकॉज मैं समझता हूँ कि आई एम टैक्स प्रोफेशनल, चाहे हूँ या नहीं हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। तो इसी तरह आप भी जो चीज़ जिसको मेमोराइज़ करना हो फॉर द लॉन्ग टर्म, उसके लिए कोई ना कोई उसके लिए लॉजिक पीछे बना लिया करें। अगर मुझे रट्टे के तौर पे नहीं भी याद ना, तो मैं फ़ौरन रिकॉल कर सकता हूँ कि यार 9 से ये पार्ट 1 है और आगे 5 हेड्स हैं, तो वहाँ तक तो 40 तक तो 6 पार्ट हो गए, और आगे फिर पार्ट 7, और फिर इस तरह आगे उसको लेके चल पड़े। अच्छा, तो एग्जाम्पशन को भी कम करके आप अपने टैक्स को बढ़ा सकते हैं। 41 से लेकर 55 तक हमने एग्जाम्पशंस रखी हुई हैं, ठीक है। तो उनको भी निकालें तो फिर कुछ ना कुछ रेवेन्यू वहाँ से भी निकल आएगा। और बाकी अच्छी इन्फोर्समेंट के ज़रिए, अच्छे फॉलोअप के ज़रिए, मोबाइल सिम से डाटा देख लो, हर बंदा 10-10 हज़ार रुपये का वो यूज़ कर रहा होता है, या 12,000 रुपये का वो एनअली सिर्फ इस पर खर्चा कर रहा है। जो 12,000 एनअली या 1,1200 रुपये का जो मोबाइल यूज़ कर रहा है, डेफिनेटली उसकी 6,000 से कमाई ज़्यादा, 6 लाख से सालाना कमाई ज़्यादा है, ठीक है। उन लोगों को मोबाइल कंपनी से डाटा लो, उन्हें कोई जनाब इनसे पूछे ना कि ये टैक्स क्यों नहीं दे रहे, इनकम टैक्स। बिजली के बिल हैं 15-15, 20-20 हज़ार, 25-25, 30-30 हज़ार आ रहे हैं, लोग दे रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? अगर 30,000 कोई बिल दे रहा है, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 12, 360,000, 3,60,000 बिल दे रहा है। इसका मतलब है 6 लाख से ज़्यादा कमा रहा है तो 360 बिजली का बिल दे रहा है ना, बुलाओ उन्हें भी, ठीक है। मोबाइल को देख लो, ये वाला डाटा देख लो, बड़े बड़े इवेंट जो पीसी में करवा रहे होते हैं, मुख्तलिफ शादी हाल में जाके करवा रहे होते हैं, बच्चों की फीसें जो दे रहे होते हैं 12-12 लाख रुपया मेडिकल में, रिटर्न का कोई नामो निशान नहीं है। भाई 12 लाख रुपए कहाँ से दे रहे हो आप बच्चे की हर सालाना फीस? बेकर हाउस में कौन दे रहा है, सिटी स्कूल में कौन दे रहा है? इन्हीं लोगों को इकट्ठा करो, हो जाएगा काम। यही तो मसला है कि यहाँ पे नहीं देखा जा रहा। यहाँ ना देखे जाने की वजह से एक बंदा जो झोंपड़ी में रहता है या एक कमरे के घर में रहता है, और जो एक बंदा 2 या 3 एकड़ के घर में रहता है, वो एक जैसा टैक्स दे रहे हैं। वो भी ब्रेड लेता है तो उतना ही टैक्स देता है, और जो 2 एकड़ वाला है जिसका घर है, जिसका दरवाज़ा खोलने का हमें पता नहीं होता कि डोर है कैसे ओपन होगा,
ऐसे ऐसे डोर लोगों के घरों में, बुकला जो बहुत तगड़े बुकला हैं, ऐसा ऐसा डोर है कि उसके एक दरमियान में कोई ऐसा होता है उसके सिर्फ हाथ लगाओ तो डोर खुल जाता है, अदरवाइज आप उसको ला के गाड़ी मार दो डोर नहीं ओपन होगा। ठीक है, टैक्सेशन कोई नहीं है। तो ये है वो कुछ मेजर्स मैंने 5-7 गिना दिए, आप अगर बोल दोगे तो इंशाल्लाह होपफुली यू विल गेट द रिजल्ट। लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। तो ये देखो ना, हमारे टैक्स में कि हमारे टैक्सेशन का ज़्यादातर पार्ट तो इंडायरेक्ट टैक्सेशन। इंडायरेक्ट मीन कि चाहे जो भी, इंडायरेक्ट मीन कंजम्पशन के ऊपर, कंज्यूम करने के ऊपर, खाने के ऊपर, तो सारे ही लेके खाएगा, जो भी पिएगा उसको टैक्स लगना है, चाहे वो बड़ा पिए चाहे वो छोटा पिए, चाहे वो रिचेस्ट पर्सन पिए जिसका रुपया महाना है, और चाहे वो पिए जिसके 20,000 रुपया महाना बेचारा ले रहा है। तो यहाँ पे फिर इक्विटेबल तो ना रहा ना। ठीक है, क्योंकि जो हमारा टोटल रेवेन्यू है उसमें ज़्यादातर तो सेल टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, सारा ज़्यादा गरीबों का हिस्सा। क्योंकि गरीब जब वो उस पर पास डिस्पोजल इनकम पीछे बचती ही कोई नहीं है, तो वो फिर वो खाना नहीं दे सकता। एंड वी आर अमंग्स द ब्लेस्ड पीपल, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जो ज़रूरियात हैं, शुक्र है अल्लाह का, के पूरी कर रहे हैं। तो अपना अपना घर इंजॉय कर रहे हैं, अपनी गाड़ी इंजॉय कर रहे हैं, फैमिली को अल्लाह ताला ने सेहत दी हुई है। दिस इज़, सेहत जो है ना सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। और उसके बाद अगर आपको जो ज़रूरत है वो अल्लाह ताला देता जाए। ठीक है जी। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम करते हैं टैक्स लगाने के। आज सिर्फ मैं बताऊंगा कि ये मकासद क्या होते हैं, और कल फिर इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या मकासद हो सकते हैं। ये पकड़ो, जो हाईलाइटेड है ना, सिर्फ वो आर्टिकुलेट करना है। अच्छा यार, अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन। वो शायद ये कह दे कि डिफाइन टैक्सेशन एंड राइट डाउन द 10 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन बाय गवर्नमेंट इम्पोज टैक्सेस। कह दे वाई गवर्नमेंट इम्पोज, डिफाइन टैक्स एंड वाई गवर्नमेंट इम्पोजेज टैक्स। तो हम इसे लिख लेते हैं, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है, टैक्स लगाने के मकासद। लगाने के मकासद, यार दो मकसद होते हैं। सबसे बड़ा मकसद तो है सबसे बड़ा मकसद तो यह है कि रेवेन्यू है, ताकि गवर्नमेंट अपनी इंतज़ामिया को चला सके, एडमिनिस्ट्रेशन कर सके जो भी अपने मुल्क की, और साथ में इसकी सिक्योरिटी वगैरह कर सके। तो ये तो हो गया रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। और दूसरे को उसने कह दिया फिर एक रेवेन्यू, तो दूसरा सारे इकट्ठे करके एक हेड के अंदर लिख दो नॉन रेवेन्यू। ये रेवेन्यू वाला कि क्या है, टैक्स इसलिए लगता है ताकि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आए और गवर्नमेंट अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर सके, अपने लोगों की वेलफेयर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, फिर मेन मकासद, इसको इंग्लिश में लिख लो ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, फिर रेवेन्यू हो गए और नॉन रेवेन्यू। ठीक है जी। यार ये तो बड़ा क्लियर है, इसको तो फर्दर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ऊपर नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो यही है यार, टैक्स लगाने का मकसद ये हो सकता है, इज़ इट विजिबल? एक लगाने का तो ये हो सकता है कि एक तो ये हो सकता है कि यार अमीरों से छीनो और गरीबों को दो, या हम इसको इस तरह लिख लें, रिड्यूसिंग द डिस्पैरिटी, या हम इसको इस तरह लिख लें, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। मकसद हो सकता है ना। ये कलर ठीक जा रहा है वहाँ पे शो, या लाइट है? सही है। तो ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ, अब जो भी मैं लिख रहा हूँ डेट इज़ ऑल अबाउट नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स।
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि यार बड़ों को रिच जो है उसको ज़्यादा टैक्स लगाओ, छोटे को कम लगाओ, ताकि दोनों के दरमियान जो एक वक्फा बड़ा हुआ है, खला पैदा हुआ है, उस खला को कम किया जा सके। कि लाइक अगर एक कोई बंदा करोड़ कमा रहा है, उससे 35 लाख तो गवर्नमेंट ले लेना, पीछे बचे उसके पास 65 लाख, और एक बंदा जो 25 लाख कमा रहा है उससे ले लो 2-3 लाख, तो 22 लाख, उसका 35 लाख लिया तो उसका 65 पे ले आए। एक बंदा 1 करोड़ कमा रहा है ना, तो इस पर सपोज कर लो टैक्स बन गया 35 लाख, इसके पास अपना क्या बचा? ठीक है, ठीक है। और एक बंदा कमा रहा है 25, इससे कितना ले लो, फॉर एग्जांपल 25 पे 2 लाख ले लो, चलो सपोज, ठीक है। तो रेशो देख लो, बहुत फ़र्क है, इसके पास पीछे 23 बच गया। तो इस तरह करने से फ़र्क जो है वो, अगर ये पूरे का पूरा ले जाता, दोनों पे टैक्स ना होता, तो ये देखो कहाँ पे खड़ा होना था, और ये कहाँ पे, इसका ये वाला उठा के ले गए और उठा के लेके जाके जहाँ पे भी उन्होंने लगाना था लगाया। तो एक तरीका ये है कि इनके दरमियान गैप को जो है ना, ठीक है। और दूसरा यही है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है ना, इसको इस तरह भी कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। आप देख लें कि जो दौलत है ना पूरे पाकिस्तान की, मिसाल के तौर पर अगर 100 रुपया है ना, तो एक तरफ जो पहले फ्यू हैंड्स है ना, उनके पास कुछ 70% होनी है, मस्ट है। बाकी जितनी भी जो 21 करोड़ या 22 करोड़ जनता है ना, उसके पास पाकिस्तान की टोटल दौलत का सिर्फ इतने % होना है। लेकिन सिर्फ जो थोड़े से बड़े हैं ना, उनके पास ये होना है। वो थोड़े से लोग हैं, उनके पास इतनी ज़्यादा दौलत है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। इसको कम करने के लिए इनके पास इतनी दौलत है, टैक्स लगाओ यार, इनकी दौलत पे टैक्स लगाओ। दौलत पे पाकिस्तान में लगता ही नहीं है। हाँ, होते ही वो है ना, जो उनको सूट करता है वो टैक्स लगाते हैं, जो उनको सूट नहीं करता वो टैक्स नहीं लगाते। इवन के जो उनके तगड़ा वोटर है, उसको जो सूट नहीं करता उसको भी वो विड्रॉ कर जाते हैं कि कल को यार वोट ख़राब करेगा ये, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स से बचने के लिए भी टैक्सेशन को जो है वो लगाया जा सकता है। फिर एक होता है कि कुछ एग्जेम्पशंस दी जाती हैं, लाइक सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। क्यों किया जा रहा है? एग्जाम माफ़ी दी जा रही है, टैक्स से माफ़ी दी जा रही है, टैक्स के साथ प्ले करके, ठीक है, टैक्सेशन का रोल लेके माफ़ किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है इसको? सॉफ्टवेयर जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बन रहे हैं, वो क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है कि वहाँ से टैक्स का रेवेन्यू तो नहीं आना, लेकिन क्या होगा, फॉरेन रेमिटेंसेस लेके आएंगे यार, इधर बैठ के अब्राड को सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे, इधर बैठ के वो जो वो कॉल सेंटर्स बने हुए हैं जो यहाँ बैठ के लोगों को सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं, यहाँ बैठ के उनके जो वो जो ऑपरेशन रन कर रहे हैं यहाँ बैठ के, वो क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा तो वो पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं कि वो रेमिटेंसेस लेके आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यार ये हम जोन बनाते हैं, यहाँ आके बैठो। इस तरह इंडस्ट्रियल जोन्स बने होते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन के अंदर आओ, दूर दराज के एरिया ग्वादर में आ जाओ जहाँ पे कोई भी आबादी नहीं है, यहाँ पे आके लगाओ। तुम यहाँ लगाते हो, तुम्हें 6 साल के लिए टैक्स माफ़। तो टैक्सेशन को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ पे एग्जेम्पशन दे के। फिर एक टैक्सेशन को इस तरह भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है कि तुम लोग रिसर्च करो। आप लोगों ने पढ़ा था रिसर्च के बारे में, जब आप लोग याद कर रहे होंगे वो सेक्शन नंबर्स, तो वहाँ पे बिजनेस इनकम को पढ़ते हुए 18 से 36 सेक्शन के दरमियान में आके एक रिसर्च एक्सपेंडिचर आते थे। हाँ, हाँ जी, बड़े मैंने रट्टे लगवाए थे, पर वो इस वजह से क्योंकि हमने कोशिश की थी कि हर एंगल से कवर करें। हमारी दफ़ा ये 25-30 नंबर के आ गए थे सेक्शन नंबर ही, तो हमने कहा शायद इस दफ़ा भी आ जाए। FPSC वाला भी वीडियो देख रहा था हमारी उसने कहा कि जिस तरह इन्होंने पढ़ाया ही है तो मुकाबले बड़ा सख्त हो गया।
ठीक है, उसने फिर पूछी ही नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने हैरान, देखें हम लोग नहीं हुए, उसने पूरी कोशिश की है, लेकिन देखें फिर भी आपके सामने ही है ना कि हम लोग फिर भी आगे रह गए, क्योंकि हमने बाकी भी तो हर चीज़ को कवर किया हुआ था ना, इसीलिए हमारा सिर्फ फंक्शन था यहाँ पे एफबीआर से रिलेटेड, लेकिन हम तीन इसको कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स का अच्छा निज़ाम, ठीक है, टैक्स लगाने के या ना लगाने के मकासद, छोड़ने के मकासद, और साथ में हम फंक्शन पे जाएंगे। हाँ हाँ, पूरा पढ़ो, टाइम है, या तो टाइम नहीं हो तो फिर है ना, लेकिन आपका एलएलबी आपको दूसरी तरफ भी ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। नहीं तो बुक्स होगी ना, क्यों नहीं होगी, अब थोड़ा चलने तो दो। अच्छा जी, तो एग्जाम्पशंस हो गई यार, एग्जाम्पशन के साथ वो रिसर्च वगैरह के लिए अगर रिसर्च करो तो ऑब्जेक्टिव दे रहे रिसर्च करो, मैं तुम्हें खर्चे अलाउ कर देता हूँ, मैं तुम्हें इस तरह करता हूँ कि तुम, क्योंकि होता क्या है, आप इस तरह करते हो, ये कमाया, उसमें से खर्चे माइनस करते हो ना, सेल्स में से खर्चे निकलते हैं ना सारे खर्चे, लाइक ये, और पीछे जो प्रॉफिट बचता है नेट वाला, जिसे टैक्सेबल इनकम कहते हो, वो कहता है ये टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हुए जो तुम रिसर्च पे एक्सपेंडिचर करोगे ना, वो भी माइनस कर लेना, वो 2 लाख यहाँ रख लो मिसाल के तौर पे जो आपने किए, तो इसको 2 कर देना, ठीक है, तो ये तुम्हें एक फ़ायदा हो रहा है, तो ये इसलिए टैक्सेशन को टूल को मैं इस तरह भी इस्तेमाल कर जाता हूँ, ठीक है। और टैक्सेशन को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, दिखाएं। हाँ, फिर ये होता है कि आप जो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पे टैक्स होता है या नहीं होता, बहुत तगड़ा टैक्स होता है, वो क्यों लगाया जा रहा है, इंपोर्ट पे टैक्स क्यों लगता है, वो इसलिए क्या किया जा रहा है कि एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन रहे, पैसा जो है बाहर कम जाए, क्योंकि आप इंपोर्ट करोगे तो बाहर पैसे भेज रहे होगे, बाहर पैसे भेजने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जाओगे, वो कहेगा डॉलर डॉलर बाहर जाएंगे मुल्क को नुकसान होगा, डॉलर अंदर आएंगे तो मुल्क को फ़ायदा होगा, तो यहाँ पे ये किया जा रहा है, एक तो ये डॉलर बचाने के लिए हो गया, दूसरा दूसरा मकसद क्या हो सकता है, यार लोकल की भी कोई चीज़ बनी खा लो ना, लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए टैक्स को इंपोर्ट है, इंपोर्ट पे टैक्स बड़ा इम्पोज किया जा सकता है, ठीक है, कि लोकल इंडस्ट्री, फिर ये होता है कि टैक्स क्रेडिट दिए जाते हैं कि यार पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर के अंदर इन्वेस्ट करो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर के अंदर इन्वेस्ट करोगे ना, तो तुम्हारी जो सैलरी पे टैक्स लग रहा है ना, उसमें मैं तुम्हें टैक्स की छूट दे दूंगा, टैक्स क्रेडिट दिए ना, ताकि उसने क्या कहा कि जनाब आप सेविंग करें, और सेविंग करके आप जो रोज़गार बनाने वाली कंपनियां हैं, जो कि मानी हुई हैं, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर है, उनके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैसा लगाओ यार, और पैसा लगा के जब तुम लगाओगे सेविंग होगी, तो इससे क्या होगा, मुल्क में रोज़गार होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है जी। फिर इसको क्या किया जाता है, इसको बार्गेनिंग टूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है दो ममालिक के दरमियान, लाइक रशिया के साथ हम तिजारत करना चाहते हैं तो कह देते हैं कि आपस में जो भी तिजारत होगी टैक्स नहीं लगेगा, तो इससे क्या होगा, हमारी चीज़ें बिकना शुरू हो जाएंगी, या हमारे अच्छे रिलेशन पैदा हो जाएंगे, टैक्सेशन को हमने इसलिए भी यूज़ कर लिया, या फिर हमारा जो है, हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कोई नहीं ले रहा, कहते हैं निचली क्वालिटी का कर रहे हैं, शायद वो लेना शुरू कर दें, हम उनके साथ ट्रेड स्टार्ट हो जाए, किसी भी कंट्री के साथ, यूएस हो जाए, तो ये एक नेगोशिएशन टूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज मैंने यार कोशिश की, इसको मैं आपके ग्रुप में शेयर करूंगा, आप लोग इसे पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद क्या कीजिएगा कि इसको अपने हाथ से लिखने की भी कोशिश कीजिएगा, इनिशियली आप स्पेशली जो पहले पढ़ा, जो हमने टैक्स के निज़ाम की खसूसियत, वो अपने हाथ से निकलने की कोशिश कीजिएगा, वो मैं हाईलाइट कर दूंगा ग्रुप में, आप उसको स्टडी कीजिएगा और फर्दर इनको देखिएगा। और अब जो यार ये जो अवेलेबल है, मैंने आप लोगों को मोबाइल नंबर दिया उस्मान का, तो जो वहाँ से अगर कोई वॉइस मैसेज भेजना चाहता है, क्योंकि वॉइस की फैसिलिटी जूम में इश्यूज़ हैं, तो वो ऑनलाइन हम नहीं दे पा रहे, क्योंकि जब ये मैंने माइक लगाया होता है तो वो पोर्ट के अंदर, तो आप वॉइस के साथ नहीं हमें कम्युनिकेट कर सकते।
आप मेरे साथ मैसेज कर लें, और अगर आपने मैसेज से हट के कहते नहीं जी मेरी आवाज़ ही जानी चाहिए, तो फिर वो उस्मान के पास मोबाइल है, उस पर आप मैसेज सेंड करें, अभी हम आपका जो है वो आप बताएं मैं फ़लाँ स्टूडेंट हूँ और मेरा ये क्वेश्चन है। चलें कर लें क्वेश्चन जूम वाले। आप लोग तो साथ साथ ही बातें करते रहे हैं, तो आप लोगों का तो हाँ हाँ ग्रुप में वही ऐड होगा। आपने वो फॉर्म दे दिया है? तो जब फॉर्म आएगा फिर होगा। लाओ दे दो मुझे अपना मोबाइल भी देख लो। उस्मान का मोबाइल नंबर जी हमने दे दिया था। बेटा फ्लेक्सिबिलिटी फरीना बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बताया मैंने कि आपका सिस्टम जो है ना वो रिजिड नहीं होना चाहिए। अगर कोई चेंज आती है, कोई तब्दीली आती है, टैक्स लाज चेंज होते हैं, तो टैक्स लाज की चेंज को वो अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर ले, कि वो ये ना कोई झटका लगे और टूट जाए। जो भी चेंजेस हों वो इम्प्लीमेंट हो सकें। हाँ, तो टैक्स क्रेडिट क्या होते हैं? एक होता है डिडक्शन या डिडक्टेबल अलाउंसेस, और एक होता है टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट ये होता है कि आपकी टैक्स की लाइबिलिटी बन गई है, मिसाल के तौर पर यहाँ 2 लाख आपने टैक्स देना है। टैक्स क्रेडिट क्या करेगा? अगर आपके पास कोई टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, वो भाग के आएगा, वो कहेगा जी ये तो मेरा टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, मैंने 2 लाख नहीं देना, 10,000 रुपया मेरा टैक्स का क्रेडिट बनता है। चाहे वो इंश्योरेंस की वजह से बन रहा है, चाहे वो शेयर्स के अंदर बन रहा है, या हेल्थ इंश्योरेंस से बन रहा है, या आपने ख़ास किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री वगैरह में, उसकी वजह से बन रहा है। जिस वजह से भी बन रहा है, टैक्स क्रेडिट वो भाग के आएगा और आपको 2 लाख की बजाय 1,90,000 देना पड़ेगा। हाँ जी बेटा, पीडीएफ में आ जाते हैं। वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, वो मैंने बताया कि यार तगड़े लोगों के हाथों में सारी दौलत ना चली जाए, टैक्स लगा के उनसे हाथों से निकालो और आम लोगों के दरमियान तकसीम करो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की तरफ चले जाओ। डिवर्सिफिकेशन को बड़ा आबद में अली रज़ा मैंने बड़ी कोशिश की, और डिवर्सिफाइड को मैंने हेड्स ऑफ इनकम के साथ अटैच किया। मैंने कहा कि यार देखो, जो कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर है, कोई सैलरी वाला है, कोई बिजनेस वाला है, कोई प्रॉपर्टी इनकम वाला है, कोई कैपिटल गेन वाला है, जो इनमें